रिबॉर्न इन नॉवल वर्ल्ड एपिसोड 3। रजत अपने खास आदमी मोंटी को बुलाता है और कहता है अगस्त्य राणा पर नजर रखो और हाँ उसकी बहन ने मेरी बहन की जिंदगी हराम कर रखी है, जरा उसकी बहन की कुंडली निकाल कर मेरे पास लेकर आओ, मैं भी तो देखूं कि किस बेस पर वह इतना उछल रही है और क्या वजह है वह वापस सात्विक की जिंदगी में जाना चाहती है। मोंटी रजत की बात सुनकर ओके बॉस बोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। तभी रजत उन दोनों पैंथर्स के ऊपर अपना हाथ पैर के कहता है अब मैं चलता हूँ मेरी सोना, और तुम्हारी लेडी बॉस मेरा इंतजार कर रही होगी ना, और हाँ बहुत जल्द मैं तुम्हें उससे मिलने आऊंगा, याद में वहां ले चलूंगा, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी वह डर जाएगी तुम दोनों को देखकर, और वहां से बाहर निकाल कर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर की तरफ चला जाता है। नहीं, मोंटी जाते हुए रजत को देखकर कहता है शक्ल से इतना सीधा लगने वाला बंदा इतना खूंखार और पेट दर्द हो सकता है ये कोई सोच नहीं सकता, इस इंसान के अंदर तो दिलो फीलिंग्स नाम की चीज नहीं है, पता नहीं ये कैसे अक्षरा मैम के प्यार में पड़ गए, अक्षरा मैम उनसे शादी कर ली, जिस दिन अक्षरा मैम को उनकी हकीकत पता चलेगी ना, पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करेंगे और बॉस उन्हें कैसे संभालेंगे। चल बेटा मोंटी जल्दी से लग जा कम पर, नहीं तो इन दोनों के बाद नेक्स्ट नंबर तेरा ही होगा, क्योंकि यह इंसान सजा देने से पहले यह नहीं देखा कि सामने उसके कौन है। मोंटी अपने काम में लग जाता है, वही रजत की कार अपने घर के सामने आकर रुकती है। रजत जब अंदर जा रहा था तो देखा है सोफे पर बैठी अक्षरा बहुत गुस्से में थी। अक्षर को इतने गुस्से में देखकर रजत थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी उसके पीछे से आ रहा मोंटी रजत को इस तरह खड़े देखकर थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि कोई रजत को डरा सके ऐसा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं जाता। वहीं मोंटी के साथ रजत का एक और खास आदमी पीटर भी था, और ऐसे कुल मिलाकर 5 आदमी रजत के पीछे खड़े थे। अक्षरा हाथ बांधकर रजत के पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है रात के 2 बजे आप कहाँ से आ रहे हो, जरा एक्सप्लेन करोगे। रजत पहले तो अक्षरा का सवाल सुनकर हड़बड़ा जाता है, फिर खुद को काम करते हुए कहता है मैं एक बिजनेस मीटिंग में गया था। अक्षरा रजत की चारों तरफ चक्कर काटते हुए कहती है रात के 2 बजे कौन सी बिजनेस मीटिंग थी सर, जरा बताएंगे मुझे। वही वह 5 आंखें फाड़े रजत को देख रहे थे, क्योंकि जो रजत किसी से नहीं डरता था आज वह अपनी बीवी के सामने हकला के बात कर रहा था, और यही बात कोई पांचों को हजम नहीं हो रही थी। शिवेन धीरे से मोंटी के कान में कहता है मोंटी सर मेम से इतना डरते हैं कि मुझे नहीं पता था। मोंटी शिवा की तरफ देखकर धीरे से कहता है अपनी बीवी से अच्छे अच्छे डरते हैं सर, क्या चीज है, और फिर वह सामने देखने लगते हैं जहां अक्षरा गुस्से में रजत को देख रही थी। राजत तो उसे कम डाउन करते हुए कहता है तुम इन सब से पूछो ना, सच में मीटिंग में गए थे और मैं बताना भूल गया क्योंकि तुम सो रही थी और मैं तुम्हारी नींद नहीं खराब करना चाहता, तुम जानती हो ना सोना मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अक्षरा रजत की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम पूरे दिन मेरे साथ रहोगे और मेरा हर एक काम करोगे, जो मैं कहूंगी वह सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। रजत हैरानी से अक्षरा की तरफ देखा है और कहता है तुम जानती हो ना आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अक्षरा मैं क्या करूं फिर, ये तो तुम्हें मुझे बिना बताए जाने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा तो करना होगा, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ पूरा दिन रहते हुए कैसे अपनी मीटिंग अटेंड करते हो। वही वह पांचों आंखें फाड़े रजत को देख रहे थे कि जो रजत दुनिया को अपने पैरों तले रखता है, दुनिया जी रजत के नाम तक से कम आती है, वह रजत अपनी बीवी के आगे इस कदर झुकता है। रजत अक्षरा को मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अक्षरा रजत की कोई बात नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। रजत जाती हुई अक्षरा को देख रहा था, फिर वह कुछ नहीं कहता 5 की तरफ ढूंढ के कहता है अभी जो यहाँ हुआ अगर तुमने किसी को बताया ना तो तुम जानती हो ना, सब नाम अपनी गर्दन मिलकर कहते हैं नहीं सर हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हम तो अंधे और बहरे हो गए थे। पांचों की तरफ देखकर कहता है कभी भी लव मैरिज मत करना, अगर लव मैरिज करोगे ना तो मेरी तरह हमेशा अपनी बीवी की डांट खाते रहोगे। रजत अपनी बात बोलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही 2-5 हो जाते हुए रजत को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रजत ने जो काम उन्हें दिया है अगर नहीं किया तुम लोगों की जान को कोई भी नहीं बचा सकता था। मुंबई। सात्विक ने अपने मम्मी पापा को अपनी और आस्था की शादी के बारे में बता दिया था, और यह भी बता दिया था कि इस बारे में उन्होंने रजत और अक्षरा से बात कर ली थी और उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने बोला था जब वह वापस आएंगे तो हम चारों एक साथ अपनी शादी को अनाउंसमेंट कर देंगे। सात्विक अपनी मम्मी पापा के सामने सर झुकाकर खड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि पहले अक्षरा ने शादी की फिर उसने, और दोनों नहीं अपने मम्मी पापा से न पूछा था ना बताया था। वह दोनों साथ में की तरफ देखकर कहते हैं शादी तुम्हें करनी थी तुमने कर ली, तुमने ना हमें बताया ना पूछा, ये तुम्हारी मर्जी थी, ठीक है जो तुम लोगों की मर्जी हो तुम लोगों करो।
सात्विक अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है, मैं मानता हूँ मम्मी कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हम क्या करें आप बताओ। अगस्त की नीति ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है और ऐसे में अगर मैं आस्था से शादी नहीं करता तो मुझे किसी भी कीमत पर नीति को अपनाना पड़ता है, और मैं ये तो कभी नहीं कर सकता था क्योंकि एक बारी मैं बहुत मुश्किल से उसे अपनी जिंदगी से बाहर किया है और मैं दोबारा उसे अपनी जिंदगी में लाकर इस बार आस्था का विश्वास नहीं तोड़ सकता था। श्रीमती प्रताप सात्विक के सर पर हाथ फेर के रहती है, तो मैं जो करना है तुम करो, अक्षर को जो करना है वह करे और हमें जो करना पसंद कर लेंगे, लेकिन इस घर में शांति रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे मिस्टर प्रताप भी चले जाते हैं। वही सात्विक को रास्ता हाल में खड़े अपने माँ पापा को जाते हुए देख रहे थे। सात्विक आस्था की तरफ देखकर कहता है, हम दोनों जानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमें अपने मम्मी पापा को बता देना चाहिए था। आपने कैसे मनाना है ये हम दोनों पर डिपेंड करता है, तो फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी मम्मी पापा को मना लेंगे, और अब तो मैं अंकल आंटी को भी यह बात जल्दी बतानी होगी वरना वह भी नाराज हो जाएंगे। आस्था डर से सात्विक का हाथ पकड़कर रहती है, तुम तो जानते हो ना, जब पापा को गुस्सा आता है तो किसी की नहीं देखते। सात्विक आस्था को समझाते हुए कहता है, वह माँ पापा है हमारे, गुस्सा तो करेगी ना, चल कोई बात नहीं, आज शाम को चलकर उनसे भी बात कर लेंगे, ठीक है। और तुमने रजत को फोन किया, कब तक आ रहा है? आस्था, वह जोरू का गुलाम फोन ही नहीं उठाता, बस उसकी बीवी क्या मिल गई है, उसने तो हम लोगों से ऐसी बात करना बंद कर दिया जैसे हम लोग उसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। सात्विक हैरानी से आस्था की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें जानती हूँ ना, तुम मेरी बहन के पति के बारे में बात कर रही हो। आस्था गुस्से में सात्विक को देखते हुए कहती है, मैं अपने भाई के बारे में बात कर रही हूँ, समझे तुम। दोनों एक दूसरे से इसी तरह बहस करते हुए घर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ओबरॉय मैंशन जाकर मिस्टर और मिसेस ओबरॉय को भी समझता था, तो वह दोनों प्रताप मैंशन से ओबरॉय मैंशन के लिए चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया। अक्षरा अपने कमरे में सो रही थी और बाहर रजत अपनी मीटिंग निपटा रहा था। उसने एजेंट पे में मीटिंग बुला ली थी क्योंकि वह अपनी बीवी को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहली बार तो उसकी सोना ने उसे कुछ डिमांड की थी और वह अपनी सोना की डिमांड पूरी न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। 4 घंटे बाद जाकर मीटिंग खत्म हुई थी और रजत मीटिंग खत्म करके जब अपने कमरे में जाता है तो देखा है अक्षरा तैयार हो रही थी। उसने रेड कलर की सिंपल साड़ी पहनी थी और पूरा श्रृंगार किया था। रजत तो एक तक अक्षरा को देखा ही रह गया था, ऐसा लग रहा था कि वह अक्षरा की खूबसूरती में हिप्नोटाइज हो गया है। रजत धीरे धीरे अक्षरा के करीब बढ़ता जा रहा था और अक्षरा के पास जाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके कान में कहता है, ब्यूटीफुल लग रही हो, ऐसा लग रहा है बस तुम्हें मैं ही देखूं, कोई बाहर देख ही ना पाए, तुम्हारे इस रूप को मेरे सिवाय ना कोई देखे, ना कोई महसूस करे, बस नहीं महसूस करूं, मैं ही देखूं। और अक्षरा को अपनी तरफ टर्न करता है। अक्षरा रजत की आंखों में देख रही थी। अक्षरा को रजत की आंखों में बेपनाह मोहब्बत दिखाई दे रही थी। अक्षरा रजत की आंखों में खोने लगती है और कब दोनों के होंठ आपस में मिल जाते हैं दोनों को ही पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे कि कौन किसकी फोटो को ज्यादा देर प्यार करता है। दोनों ही एक दूसरे कंपटीशन में टक्कर दे रहे थे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे रजत के हाथ अक्षरा की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करने लगते हैं और उसके हाथ धीरे धीरे उसके पल्ले तक पहुंच जाते हैं। रजत एक झटके में अक्षरा के पल्लू को उसके शरीर से अलग कर देता है। अब अक्षरा ऊपर से सिर्फ ब्लाउज में रजत के सामने थी, लेकिन फिर भी अक्षरा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके साथ उसका राजा था, उसका प्यार। अक्षरा रजत की आंखों में इस कदर खो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि रजत ने उसके शरीर से उसके कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया है। रजत ने अब उसके ब्लाउज को उसके शरीर से अलग कर दिया और उसकी साड़ी को पूरा खुलकर फेंक दिया था। अब अक्षरा पूरी तरीके से निर्वस्त्र रजत के सामने खड़ी थी और रजत अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार, जुनून, तलब, शिद्दत और पागलपन दिए अक्षरा को देख रहा था। रजत अक्षरा को लेकर बेड पर लेट जाता है और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को चूमने और काटने लगता है। अब अक्षरा भी पूरी मदहोश हो चुकी थी और रजत का साथ दे रही थी। 1 घंटे तक रजत अक्षरा के पूरे शरीर को ऐसे ही चूमता और काटता रहता है। अक्षरा अब रजत के ऊपर जाकर उसको किस करने लगती है और धीरे धीरे उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से उतर कर फेंक देती है। अब रजत अक्षरा को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों पैरों के बीच में आकर खुद को अच्छा के अंदर इंटर कर देता है और उसे पूरे कमरे में अक्षरा की सिसकियां की और रजत के तेज सांसें लेने की आवाज गूंज रही थी। उनकी आवाजों का शोर ही उनकी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा था कि वह दोनों किस कदर एक दूसरे में खोए हुए हैं कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए, एक दूसरे का प्यार चाहिए। अगस्त का हाल चाल हो रखा था क्योंकि 1.5 महीना हो गया था। कोई 1.5 महीना में अगस्त्य ने अक्षरा को देखा नहीं था। अब उसे अक्षरा किसी भी कीमत पर अपनी आंखों के सामने चाहिए थी, लेकिन अभी तक अगस्त को अक्षरा के बारे में कुछ पता ही नहीं चला था।
अगस्त्य अपने ऑफिस में बैठा अक्षरा को वापस अपने पास कैसे ले इस बारे में सोच रहा था, तभी कोई अगस्त के ऑफिस में बिना नॉक किए इंटर करता है। जब अगस्त ऊपर अपनी आंखें उठाकर देखता है तो उसके सामने पूर्वी खड़ी थी। पूर्वी को 5 साल बाद अपने सामने देखकर अगस्त को हैरानी नहीं होती, क्योंकि अब उसे पूर्वी से कोई मतलब ही नहीं था। अगस्त्य एक नज़र उसे देखकर कहता है, क्यों वापस आए हो? जब एक बार चली गई थी ना, तो अब आने की वजह क्या है? पूर्वी अगस्त के पास आकर कहती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी अगस्त, मुझे अक्षरा आने जबरदस्ती यहाँ से भगाया था। तुम नहीं जानते अगस्त से अक्षरा पूरी तरीके से पागल है। वह तुम्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे यहाँ से दूर भेज दिया। मुझे वहाँ से यहाँ आने में 5 साल लग गए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अगस्त, मैं तुम्हें कभी छोटा नहीं जा सकती थी। पूर्वी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? पूर्वी तो मुझे छोड़कर गई तो मैंने पता नहीं क्या होगा। मैंने सब कुछ पता किया था, एक एक बात पता की थी। तुम क्यों गई, किसके साथ गई, किस लिए गई, मैं हर कुछ जानता हूँ। इसलिए यह अपने मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने तो मती भाव। तुम्हारे नीति के खाने में आकर मैंने अपनी अक्षरा को खुद से दूर कर दिया, और आज वह मुझसे इतनी दूर जा चुकी है कि मैं चाह कर भी उसे अपने पास नहीं ला पा रहा हूँ। अगस्त के मुंह से अक्षरा की तारीफ सुनकर पूर्वी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वह अभी अगस्त के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती। पूर्वी गुस्से में अगस्त से कहती है, वह लड़की बहुत बड़ी चालबाज है अगस्त्य। वह तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए थी, और जिस दिन उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी ना, उसे दिन वह तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अगस्त पूर्वी के पास आकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है कौन है अक्षरा? प्रताप फैमिली की बेटी है अक्षरा, सात्विक प्रताप की बहन है अक्षरा, रजत ओबरॉय की बीवी है अक्षरा। तो तुम्हें लगता है उसे मेरी अगस्त्य राणा की प्रॉपर्टी की जरूरत है? अरे वह खुद ही अबन की मालकिन है, वह मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे पीछे आएगी? ये तुम किसी से खान की कोशिश कर रही हो मुझे? अरे मैं पहले आ जाता तुम्हारी इन बातों में, लेकिन अब मैं सच जानता हूँ, वह मुझे भी ज्यादा पैसे वाली है, तो उसे मेरी प्रॉपर्टी से क्या ही लेना देना। अनिका को अपने करीब करके अनिका के बालों को सहलाने लगता है और धीरे धीरे अनिका गहरी नींद में चली जाती है। शिवाय के चेहरे को देखता रहता है और कहता है, मुझे मेरी गुड़िया मिल गई है, लेकिन मेरी गुड़िया ने अभी मुझे पहचाना नहीं है। और तुम फिक्र मत करो, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ वह सब कुछ किया था ना, मैं उनको नरक में भी जगह नसीब नहीं होने दूंगा। वह ढूंढा है मैंने तुम्हें सब, जाकर तुम मुझे मिली है, और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि मैं पहचान चुका था इतनी मेरी गुड़िया। और अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से तुम्हें पाया है, और आप किसी भी कीमत पर तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। और धीरे धीरे अनिका के पूरे चेहरे को चूमने लगता है, और फिर उसके होठों पर लाइट किस करके उसके चेहरे के करीब करके उसे शिद्दत, जुनून और पागलपन से देखने लगता है। सुबह के 9 बजे बज चुके थे, लेकिन अनिका अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी, और उसके पास लेट शिवाय शिद्दत से उसे अभी भी देख रहा था। ऐसा लग रहा था अगर उसने अपनी पलकें भी झटका तो उनका वहां से गायब हो जाएगी। लेकिन जब वह घड़ी की तरफ देखा है तो उसे एहसास होता है उसे बहुत देर हो चुकी है। वह अनिका को खुद से थोड़ा दूर करके उठकर वॉशरूम में चला जाता है और तैयार होकर नीचे आता है, और सर्वेंट से अनिका का ख्याल रखने के बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज उसका एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था और पूरी दुनिया में एक बार फिर शिवाय आहूजा का डंका बजाने वाला था। आज शिवाय अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला था दुनिया के आगे कि वह कौन है, क्योंकि आज तक कोई नहीं जानता था कि ऐसी कौन है, कहां से आया है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन आज दुनिया जाने की ऐसी कौन है, इसलिए आज शिवाय का जाना जरूरी था, वरना वह अनिका को छोड़कर कभी भी नहीं जाता। शिवाय की कारों का काफिला अपने ऑफिस के बाहर आकर रुकता है। जब वह देखता है वहां पूरा मीडिया जमा था, बस पीछे के गेट से अपने ऑफिस में चला जाता है। शिवाय काका आकर कहता है, सर जो सेट चलो। शिवाय वहां से कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चला जाता है। जब शिवाय चलकर स्टेज की तरफ जा रहा था तो पूरा मीडिया हाउस उसकी लाइव दिखा रहा था। उसका चलने का स्टाइल सब कुछ बिल्कुल अभिमन्यु की तरह था, और शिवाय लगता भी से अभिमन्यु की तरह था। ऐसा लग रहा था कि वह शिवाय ना होकर अभिमन्यु ही है। पूरा मीडिया हाउस खड़ा हो जाता है और कहता है, अभिमन्यु आहूजा जिंदा था तो यह इतने सालों से थे कहाँ? सब लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन अभी तक शिवाय ने एक लफ्ज नहीं बोला था। शिवाय स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप मेरे बुलाने पर इतने शॉर्ट नोटिस पर आए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो भी सवाल मुझसे करना चाहते हैं वह तब करिएगा, पहले जो मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं उसके बाद आप जो भी सवाल मुझसे पूछेंगे मैं उन सारे सवालों का जवाब आपको दूंगा। शिवाय कहना शुरू करता है, पहली बात मैं आपको अपनी आइडेंटिटी बता देता हूँ। मेरा पूरा नाम शिवाय अभिमन्यु आहूजा है। मैं मशहूर बिजनेस टाइकून अभिमन्यु आहूजा और बिजनेस टाइकून वुमेन मिसेज सनम अभिमन्यु आहूजा का बेटा हूँ, और यह कंपनी मेरी है। हाँ, आप लोगों का सवाल होगा यह आहूजा कंपनी नहीं है। हाँ, यह आहूजा कंपनी नहीं है, क्योंकि आहूजा कंपनी मेरी बहन की है।
और सनम इंडस्ट्रीज मेरी है जिसे मैं अपने बलबूते पर बनाया है, क्योंकि मैं अपनी माँ को कभी भूल नहीं सकता। भले ही मैं अपनी माँ के साथ बचपन में सिर्फ 5 साल रहा हूँ, लेकिन मेरा मेरी माँ से रिश्ता बहुत गहरा था। आज मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मेरे मन पापा को छीन लिया था। उन आतंकवादियों की मदद करके उन लोगों के दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि अब मैदान में शिवाय अभिमन्यु आहूजा उतरा है और मैं अपने एक एक दुश्मन को इतनी बुरी मौत मारूंगा कि वह करने के लिए भीख मांगेंगे, लेकिन उन्हें भीख भी नसीब नहीं होगी। तभी एक रिपोर्टर खड़ा होता है और कहता है, सर मेरा आपसे एक सवाल है, आप बिल्कुल अपने पापा मिस्टर अभिमन्यु आहूजा की तरह दिखती हो। शिवाय उसे रिपोर्टर की तरफ देखकर कहता है, हाँ ये सच है कि मैं अपने पापा के जैसा हूँ, लेकिन सिर्फ शक्ल में, क्योंकि मेरे अंदर उनकी ईमानदारी के साथ साथ इस दुनिया की बेईमानी भी है, क्योंकि मेरे पापा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, उनके कुछ अपनों ने नहीं उनसे उनकी जिंदगी छीन ली थी। रिपोर्टर, सर क्या बता सकते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब आपकी मॉम दाद की मौत के बाद आप किसके साथ रहे थे। शिवाय, हाँ मेरी फैमिली की डेथ के बाद मैं अपने पापा के दोस्त नमन अंकल के साथ रहा था। नमन अंकल ने हर कदम पर हमारी देखभाल की, हमें प्रोटेक्ट किया और हमें इस लायक बनाया कि हम अपने माँ पापा की मौत का बदला ले सके। रिपोर्टर, सर क्या बता सकते हैं कि आपके पापा को किन लोगों ने मारा था। शिवाय, उनमें जो आतंकवादी संगठन था उनको तो हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन जो मेरे पापा के अपने थे जिन्होंने मेरे पापा के पीठ में चिराग घोंपा वह बाकी है, क्योंकि मैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा जिसने मेरे पापा के साथ गद्दारी की थी ना। उन सब की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि मैं एक बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ एक माफिया भी हूँ। एक बिजनेस टाइकून माफ कर सकता है, लेकिन एक माफिया गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। जैसे जैसे शिवाय का इंटरव्यू लाइव दिखा रहा था, कुछ लोगों की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। जिन लोगों ने अभिमन्यु के साथ गद्दारी करके उसे मरवाया था, वह लोग अब अपनी जान की सलामती जा रहे थे। उन्हें लगा था कि अभिमन्यु के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। अभिमन्यु के बच्चे अभी भी जिंदा थे और अपने माँ पापा की मौत का बदला लेने के लिए मैदान में आ चुके थे, और खुलेआम शिवाय ने उन सब कुछ चुनौती दी थी जिन्होंने भी अभिमन्यु और सनम को करने में उन लोगों का साथ दिया था। वह सारे लोग आप खुद की जान बचाने के लिए एक दूसरे को कॉल कर रहे थे। इंटरव्यू खत्म होता है और शिवाय स्टेज से उतरकर अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। वहीं हमारी अनिका ने शिवाय का पूरा इंटरव्यू देखा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ था जो अनिका के साथ हुआ वही तो शिवाय के साथ हुआ था, लेकिन अनिका ने अपना बचपन अपने माँ पापा के साथ बिताया था, लेकिन शिवाय ने अपना बचपन अपनी बहन और भाइयों की देखभाल में बिताया था। अनिका की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि किसी ने नोटिस किया हो ना किया हो, लेकिन अनिका ने नोटिस कर लिया था कि अपने माँ पापा की बात कहते हुए शिवाय बहुत भावुक हो चुका था और इस वक्त उसे किसी अपनी की जरूरत थी, इसलिए उनका तैयार होकर शिवाय के ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं मुंबई में वह तीनों भी इंटरव्यू देख रहे थे और उन्हें पता चल चुका था शिवाय इस वक्त दिल्ली में है, और उन दिनों में शिवाय की आंखों में वह नामी देख ली थी जो आने गाने देखी थी, और वह भी वहां से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी करने की माफी मांगनी थी शिवाय से, क्योंकि शिवाय के जाने के बाद इस एक महीने में बोलो समझ चुके थे कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है और एक दूसरे की देखभाल करना भी, इसलिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। शिवाय अपने ऑफिस में बैठा अपने माँ पापा की तस्वीर से बातें कर रहा था, तभी बाहर से शोर की आवाज आती है। जब शिवाय सीसीटीवी कैमरा चालू करके देखता है तो आनिका अंदर आने की कोशिश कर रही थी और रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। शिवाय उठकर बाहर जाता है और कहता है, क्या हो रहा है यहाँ। सब लोग शिवाय को बाहर आता हुआ देखकर शांत हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग शिवाय के गुस्से से अच्छे से बाकी थे। वह रिसेप्शनिस्ट अच्छा बनने के लिए शिवाय के पास आकर रहती है, सर ये लड़की जबरदस्ती आपके ऑफिस में जाने की कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत कोशिश की से मना करने की, लेकिन यह मन ही नहीं रही थी और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। शिवाय इस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखकर फिर अनिका की तरफ जाने लगता है। सबको यही लगता है कि शिवाय अनिका को पनिशमेंट देने जा रहा है, लेकिन जब शिवाय अनिका के करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर देखता है और अनिका से कहता है, तुम्हारे हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है, उनके नाम है, अपनी गर्दन खिला देती है, तो शिवाय उसे खुद के सीने से लगाकर कहता है, अगर तुम्हें ऑफिस आना ही था तो मुझे बोल देती है, एक बार मैं खुद में लेने आ जाता। अपना चेहरा शिव के सीने से निकाल कर कहती है, वह इंटरव्यू के बाद आप उदास थे तो मुझे लगा इस वक्त मुझे आपके पास होना चाहिए था, इसलिए मैं आ गई, और मैंने आपको भी नहीं बता पाया क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है, अगर मेरे पास फोन होता तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती ना। शिवाय सबकी तरफ देखकर कहता है, किसने बदतमीजी किया अनिका के साथ। अब सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि पूरे ऑफिस में अनिका की इंसल्ट की थी, इसलिए सब लोग अपनी गर्दन नीचे कर लेते हैं। तभी शिवाय की आवाज एक बार फिर पूछती है, या तो तुम लोग अपने आप मुझे बता दो कि किसने अनिका के साथ मिसबिहेव किया, वरना मैं अन्य अगर कैमरा से रिकॉर्डिंग निकाल कर चेक की ना तो तुम सब लोगों को इस ऑफिस से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा।
शिवाय की बात सुनकर पूरा ऑफिस स्टाफ डर जाता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तभी एक लड़की आगे आता है और कहती है, सर, यह मौजूद सारे लोगों ने अनिका मैम की बेइज्जती की थी। उनका मैं बार बार कहा कि वह आपसे मिलना चाहती है। एक बार अगर आपसे फोन करके पूछेंगे तो आप उन्हें पहचान जाओगे, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं उनसे क्या क्या बोला। मैंने इन लोगों को रोकने की भी कोशिश की थी सर, लेकिन ये लोग मरने को तैयारी नहीं थे। शिवाय अनिका की तरफ देखा है तो अनिका अपनी गर्दन हमें खिला देती है। तो शिवाय पूरे स्टाफ की तरफ देखकर कहता है, 1 घंटा है, आप लोगों के पास अपना अपना रेजिग्नेशन लेटर मेरी टेबल पर पहुंचा देना, क्योंकि मुझे तुम जैसे स्टाफ की अपनी ऑफिस में जरूरत नहीं है। और हाँ, जिस लड़की की तुम लोग बेइज्जती कर रहे थे ना, वह मालकिन है, इस ऑफिस की बीवी है वह मेरी, और कोई मेरी बीवी की इंसल्ट करे यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। शिवाय के मुंह से अनिका के लिए बीवी शब्द सुनकर पूरा ऑफिस स्टाफ हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि शिवाय की शादी हो चुकी है और अनिका उसकी बीवी थी। वरना बोलो अनिका के साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं करते, लेकिन अब पछताने से क्या होता है, उन्होंने जो किया था उसका फालतू ने मिलना बाकी था। अभी सब लोग शिवाय से माफी मांगते हैं, लेकिन शिवाय किसी की नहीं सुनता। उसे लड़की को छोड़कर पूरे स्टाफ को नौकरी से निकाल देता है। शिवाय अनिका को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे सोफे पर बिठाकर कहता है, अब बोलो क्यों आई थी तुम ऑफिस मुझे बिना बताए। अनिका शिवाय के चेहरे को अपने हाथों में भरती और कहती है, माँ पापा का जिक्र करते हुए आप उदास थे, आपकी आंखों में नमी थी जो भले किसी ने ना देखी हो, किसी कमरे में ना आए हो, लेकिन मैंने देख ली थी, इसलिए मैं आपके पास आई थी, क्योंकि आज आपको किसी अपने की जरूरत है और मुझसे ज्यादा अपना आपका इस वक्त कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी सब लोग तो बहुत दूर है ना आपसे। शिवाय अनिका की बातें सुनकर अनिका के पेट में अपना चेहरा छुपा लेता है और कहता है, तुमने सच जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी आंखें पढ़ लेती हो। अनिका, भले ही हमें मिले हुए अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। अनिका शिवाय की तरफ देखकर कहती है, हम दोनों जीवन साथी हैं शिवाय, एक दूसरे का दुख अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अगर आप कमजोर करोगे तो मैं आपका सहारा बनूंगी, और जब मैं कंप्यूटर पढ़ूंगी तो आप मेरा। अनिका शिवाय की तरफ देखकर कहती है, हम दोनों जीवन साथी हैं शिवाय, एक दूसरे का दुख अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अगर आप कमजोर पड़ोगे तो मैं आपका सहारा बनूंगी, अगर कभी मैं कमजोर पड़ गई तो आप मेरा सहारा बन जाना, ऐसे ही हम दोनों की जिंदगी कट जाएगी। शिवाय अनिका को खुद के सीने से लगाकर कहता है, जिसके पास तुम्हारे जैसी जीवन साथी होगी ना, तो इंसान कभी अकेला हो ही नहीं सकता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे तुम जैसी पत्नी मिली, और बहुत कुछ किस्मत है मेरे माँ बाप जिन्हें तुम्हारे जैसी बहू मिली। वह जहाँ भी होंगे ना, तो मैं देखकर बहुत खुश होंगे कि अब जाकर उनके बेटे की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जो उसे उसकी आंखों से जान लेता है, उसके लिए उसकी जबान की जरूरत नहीं है। अनिका शिवाय से थोड़ा दूर होकर कहती है, मैं जानती हूँ आपने लंच नहीं किया होगा और सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आए, इसलिए मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, आप जाकर फ्रेश होकर लिए मैं लंच लगती हूँ। शिवाय हाँ बोलकर वॉशरूम चला जाता है और उनका अपने हाथ वॉश करके खाना लगने लगती है। शिवाय कर अनिका के पास बैठ जाता है और उनका सर्व की गई प्लेट को शिवाय की तरफ बढ़ा देती है। शिवाय उसमें से पहला निवाला लेकर अनिका की तरफ कर देता है। अनिका शिवाय की आंखों में देखते हुए निवाला खा लेती है। एक दूसरे को खिलाते हुए अपना लंच पूरा करते हैं और हाथ साफ करके आने का टेबल पर रखे सारे बर्तनों को एक बैग में रखकर पैक करके साइड में रख देती है, और फिर शिवाय की तरफ देखकर कहती है, आप मेरे साथ घर चलना चाहेंगे या मैं अकेले चली जाऊं। शिवाय अनिका को खुद के करीब खींचकर कहता है, साथ में चलते हैं और आज का पूरी शाम और रात आपके नाम। उनका मुस्कुराने लगती है। शिवाय और अनिका ऑफिस से निकलकर बाहर चले जाते हैं और अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ रुख मोड़ लेते हैं। वही रास्ते में अनिका को पानी पूरी का ठेला नजर आता है, तो वह शिवाय से कहकर गाड़ी रुकवा लेती है और पानी पूरी खाने। उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई कि तुम अक्षरा नहीं कोई और हो, क्यों उसे ये सच पाया। जब तुम ये जानती हो कि मैं अक्षरा नहीं कोई और हूँ, तो तुम ये भी जानती होगी कि मैं अक्षरा कैसे बनी। तो तुम्हें लगता है कि यह लोग मेरी बातों पर विश्वास करते, अरे विश्वास करना तो दूर है, ये लोग मुझे पागल खाने भेज देते। उसे लड़की की तरफ देखकर कहती है, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे जानती हो ये सब कुछ और कौन हो तुम। वह लड़की अक्षरा की तरफ देखकर कहती है, जैसे तुम्हारी आत्मा मेरे शरीर में आई वैसे ही मेरी आत्मा किसी और के शरीर में चली गई। यह सुनकर अच्छा हैरानी से उसे लड़की की तरफ देखती है, तो लड़की रहती है, हाँ, जो बॉडी तुम्हारे पास है ना, वह मेरी है। मैं असली अक्षरा हूँ, प्रताप परिवार की बेटी, सात्विक प्रताप की बहन, रजत प्रताप की दोस्त और अगस्त के राणा की बीवी। अक्षरा हैरानी से उसे लड़की की तरफ देखकर कहती है, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारी जिंदा होते हुए भी तुम्हारी सल किसी और की बॉडी में चली गई और तुम्हारी बॉडी में मेरी सोल आ गई। यार यह क्या है, शायद भगवान जी हमें हमारी मोहब्बत देना चाहते थे, क्योंकि रजत अक्षरा से इतनी मोहब्बत करता था कि भगवान ने शायद अपनी कुदरत के नियम बदल दिए।
अक्षरा, तुम कहना क्या चाहती हो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब बस तुम मेरी फैमिली और रजत का ख्याल रखना इतना ही चाहती हूँ। मैं देखा है मैंने वह कैसे पागलों की तरह तुमसे प्यार करता है। कल रात सड़कों पर पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा था। मैं उसके पास से भी गई थी लेकिन उसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। अक्षरा उसे लड़की का चेहरा अपनी तरफ करके कहती है, नाम क्या है तुम्हारा? आरोही नाम है मेरा। मैं जिस लड़की की बॉडी में आई हूँ वह लड़की एक अनाथ है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। कोशिश की आपको जान, तुम मर चुकी थी उसकी बॉडी में। मैं आगे और इतने दिन से मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी मैं कहाँ हूँ, लेकिन जब जाना तो पता चला मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। इसलिए मैं यहाँ से निकलने के तरीके सोच रही थी। तभी एक दिन मैंने तुम्हें और रजत को देखा। उसके बाद मैं तुम दोनों को पीछा करने लगी। तब जाकर मुझे समझ आया कि जैसे आरोही के जिस्म में मेरी आत्मा थी वैसे ही मेरे जिस्म में तुम्हारी आत्मा आ गई। आरोही अक्षरा के सामने हाथ जोड़कर रहती है, प्लीज मुझे मेरे अगस्त के पास भेज दो। मैं जी नहीं पा रही हूँ उसके बिना। मैं उसके बिना सांस भी नहीं ले पाती हूँ। अक्षरा प्लीज मुझे मेरे अगस्त के पास भेज दो। मैं दोबारा से उसकी मोहब्बत पाने की कोशिश करूंगी। जो काम शायद मैं कभी अक्षर बनकर नहीं कर पाई वह काम मैं आरोही बनाकर कर दूं। और प्लीज मुझे मेरा अगस्त के पास भेज दो। अक्षरा आरोही के हाथों को नीचे करके कहती है, उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम्हें इतना टॉर्चर किया, सब कुछ किया, फिर भी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उसके पास जाना चाहती हो। आरोही अक्षरा से कहती है, बचपन से सिर्फ उसे ही तो चाहा है मैंने। तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम्हें अपने परिवार से भी मिलना चाहिए? मैं नहीं मिल सकती ना अपने परिवार से, क्योंकि वह मुझे पहचानेंगे नहीं। अगर वह मुझे पहचानेंगे नहीं तो मेरे दिल में सबसे ज्यादा दर्द होगा। और मुझे ये जानती हूँ कि अगस्त से मुझसे प्यार नहीं करता तो शायद आरोही बनाकर मैं उसके करीब रह सकूं। आरोही अक्षरा की तरफ देखकर कहती है, मैं सिर्फ अगस्त से प्यार करती हूँ और मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ अगस्त ही चाहिए। तुम बस मेरा इतना काम कर दो, मुझे किसी भी तरह इंडिया भेज दो। उसके बाद मेरा तुम्हारा जो भी राज है वह राज ही रहेगा और हम दोनों कभी भी इस बारे में किसी से भी कोई बात नहीं करेंगे और ना ही कभी एक दूसरे से कोई बात करेंगे। अक्षरा आरोही की तरफ देखकर कहती है, अगर अगस्त में तुम्हें नहीं अपनाया, उसे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई तो तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? उसके पास रहकर उसे खुश देकर एक खुश रह लूंगी, क्योंकि यह कदम मैं खुद उठाया था। अगस्त के को अपने लिए मैं खुद चुना था, तो अब मैं किसी और को तो इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकती ना। अक्षरा आरोही की तरफ देखकर कहती है, अब अगस्त को अक्षरा से प्यार हो गया है। आरोही वह अक्षरा को हर कीमत पर पाना चाहता है और उसे किसी भी कीमत पर अक्षरा अपनी जिंदगी में चाहिए। आरोही हैरानी से अक्षरा की तरफ देखती है तो अक्षरा हमें अपनी गर्दन हिलाकर कहती है, जब से मेरी शादी रजत से हुई है अगस्त हर मुमकिन कोशिश करता है मुझे और रजत को अलग करने की, और मैं अगस्त को एक मौका देना चाहती हूँ बदलने का। अगर तुम मुझे बदल पाए या तुम उसे आरोही से मोहब्बत करने के लिए मजबूर कर पाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, उसके साथ वादा है मेरा ये तुमसे। आरोही अक्षरा की तरफ देखकर कहती है, वादा करती हूँ मैं अगस्त, और मेरी वजह से तुम्हें और रजत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरी वजह से रजत ने बहुत सफर किया है और अब मैं अपनी वजह से किसी को सफल नहीं करने दूंगी। मेरी फैमिली तुम्हारे जैसी बेटी डिजर्व करती है और मेरा दोस्त तुम्हारे जैसी जीवन साथी। इसलिए अक्षरा आरोही की तरफ देखकर कहती है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ से इंडिया भेजने का कोई जुगाड़ लगती हूँ, लेकिन तुम भी इस बारे में कभी किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि हम दोनों को ही भगवान जी ने मौका दिया है। अगर हम दोनों नहीं कभी किसी को इस बारे में बताया तो हमसे ये जीवन भी छीना जा सकता है और हमारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। आज पहली और आखिरी बार हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और अब हम कभी किसी को इस बारे में जानकारी नहीं होने दे सकते हैं कि हम दोनों कौन हैं और कैसे एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद अक्षरा वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और आरोही जाती हुई अक्षरा को देख रही थी। ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहती है, मैं जानती हूँ भगवान जी आपकी इसमें भी जरूर कोई मर्जी रही होगी, तभी आपने हम दोनों के साथ ऐसा किया। बस अब मुझे मेरा अगस्त मिल जाए, उसके बाद मुझे आपसे या किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर आरोही वहां से चली जाती है। जब आरोही और अक्षरा उसे पहाड़ी से चली जाती है तभी उसे पहाड़ी पर एक तेज रोशनी होती है और फिर वह रोशनी अचानक ही वहां से गायब हो जाती है। अक्षरा जब घर पहुंचती है तो शाम हो चुकी थी। जब अक्षरा हाल में पहुंचती है तो देखी है रजत वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अक्षरा को आता हुआ देखकर रजत उसके पास जाता है और कहता है, कहाँ गई थी तुम? मैं सुबह से कितना परेशान हूँ कि मैं लेकर तुम्हें पता है, और फिर तुम्हारा फोन कहाँ था? फोन क्यों नहीं लग रहा था? तुम्हें मालूम है मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अक्षरा तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना मैं डर जाता हूँ तुम्हें लेकर, मैं बहुत पजेसिव हूँ यार, प्लीज मुझे बिना बताए कहीं मत जाया करो। अक्षरा रजत के हाथ को अपने हाथों में पड़ती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ है, मैं किसी काम से बाहर गई थी, फिर वहां मुझे एक लड़की मिल गई, वह पता नहीं कैसे यहाँ आ गई तरीके से, पता नहीं कैसे वह ऑस्ट्रेलिया आ गई थी और अब वह वापस इंडिया नहीं जा पा रही क्योंकि उसके पास ना वीजा है ना पासपोर्ट। बस मैं उसी से बातें करने में इतना बिजी हो गई कि मुझे टाइम का ख्याल ही नहीं रहा।
रजत अक्षरा को अपने पास बिठा लेता है और कहता है तुम्हें इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे लड़की के बारे में पता करता हूँ, अगर वह लड़की सच में यहाँ धोखे से आई है तो मैं उसे वापस इंडिया पहुँचा दूंगा, और अगर वह यहाँ किसी वजह से आई है तो मैं इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अक्षरा रजत को खुद के सीने से लगा लेती है और कहती है इतना टेंशन मत लिया करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, समझे। अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम किसी से बोलकर मेरे लिए काफी बनवा देना। रजत हमें अपनी गर्दन हिला देता है और अक्षरा अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रजत जाती हुई अक्षरा को एक तक देख रहा था, फिर वह अपना फोन निकाल कर मोंटी को कॉल करता है और कहता है पता करो अक्षरा कहाँ गई थी, किसी से मिली थी। मोंटी ओके बॉस करके फोन काट देता है और रजत का बताया हुआ काम करने लगता है। वही रजत ऊपर कमरे की तरफ देखकर कहता है पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला या तुम कुछ पा रही हो मुझसे। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे प्रॉब्लम को जल्द से ही खत्म कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा रजत तुम्हें किसी परेशानी में नहीं पड़ने देगा, जो भी परेशानी की वजह होगा उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। फिर वह खुद किचन में जाकर अक्षरा के लिए कॉफी बनाने लगता है। अच्छा, जब नीचे आती है तो देखी है कि रजत कहाँ नहीं था। वह किचन में जाकर देखते हैं तो रजत कॉफी लेकर बाहर आ रहा था। अच्छा, रजत के हाथ में काफी देखकर कहती है। फिर वह खुद किचन में जाकर अक्षरा के लिए कॉफी बनाने लगता है। अक्षरा जब नीचे आती है तो देखी है कि रजत कहाँ नहीं था। वह किचन में जाकर देखते हैं तो रजत कॉफी लेकर बाहर आ रहा था। अक्षरा रजत के हाथ में काफी देखकर कहती है तुमने क्यों कॉफी बनाई, मैं आंखें बना लेती। रजत कहता है तुम हमेशा कुछ तो कर ही देती हो, आज पहली बार तुम्हारे लिए कुछ बनाया है तो मेरे हाथ का भी टेस्ट कर लो। अच्छा, रजत की तरफ देखकर कहती है किया था एक बार तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट, 4 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा था मुझे नहीं। अक्षरा की बात सुनकर रजत होकर अक्षरा को देखा है और अक्षरा अपने कंधे उसका देती है। अक्षरा कॉफी का पहला स्टेप लेते ही रहती है। वह रजत मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाते हो, आज से मेरे लिए काफी सिर्फ तुम ही बनोगे, मैं किसी और के हाथ की बनी हुई कॉफी नहीं पीऊंगा। रजत अक्षरा की तरफ देखकर कहता है नहीं, मैं तो जहर बनता हूँ ना मेरे हाथ की उपयोगी, अभी तो बहुत तारीफ कर रही थी कि 4 दिन हॉस्पिटल में रही थी। रजत जिस तरीके से अक्षरा से कह रहा था, अक्षर सोफे पर बैठकर पेट पकड़ लेती और जोर जोर से हंसने लगती है। अक्षरा के हंसने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी और ये देखकर रजत के चेहरे पर एक चमक आ जाती है और उसकी होठों पर एक मुस्कान। अक्षरा जब रजत की तरफ देखती है तो रजत के चेहरे की वह चमक और उसके होठों पर आई वह मुस्कुराहट रजत को अक्षरा का दीवाना बना रही थी। रजत उठकर अक्षरा के पास आता है और उसे गोदी में उठाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अक्षरा हैरानी से रजत को देखते हैं तो रजत कहता है तुम्हारी पनिशमेंट है, आज मैं तुम्हारी वजह से जल्दी घर आया था और तुम गायब थी, इसलिए अब मैं आज पूरी रात तुम्हें बहुत परेशान करूंगा और इतना थक दूंगा कि कल तुम बेड पर से भी नहीं उठाओगी। उसकी इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अक्षरा का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अक्षरा अपना चेहरा रजत के सीने में छिपा लेती है। वहीं रजत मुस्कुराते हुए अक्षरा को लेकर कमरे में चला जाता है। जब अक्षरा कमरे में पहुंचती है तो कमरे को न्यू लुक में देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और कहती है ये सब तुमने मेरे लिए किया है। रजत आसपास देखकर कहता है नहीं, वह हमारे यहाँ जो मीट काम करती है ना, मेरी उसके लिए किया है। अक्षरा अपना एक हाथ रजत के सीने पर मार देती है और कहती है तुम्हारी जान ले लूंगी अगर मेरे कमरे में किसी दूसरी औरत को लेकर आए। तो रजत अक्षरा को अपने करीब करके कहता है और अगर किसी दिन कोई तीसरा हमारे बीच आ गया तो तुम क्या करोगी, अगर तुम उसके साथ खुश होंगे ना रजत तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, चाहे वह मेरे साथ हो या किसी और के साथ। रजत अक्षरा की बातें सुनकर गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि अक्षरा उसे छोड़कर जाने की बात कर रही थी। रजत अक्षरा को एक झटके में बैठकर फेंक देता है और उसके ऊपर जाकर उसकी आंखों में देखकर सर्द आवाज में कहता है कोशिश भी मत करना मुझसे दूर जाने की, वरना तुम उसे रजत से मिलेगी, इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती, और जिस दिन तुम उसे रजत से मिलने ना अक्षरा, तुम इस दुनिया में किसी मिल नहीं पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें कैद कर लूंगा अपनी दुनिया में। अक्षरा रजत के इस रूप से पूरी तरीके से डर चुकी थी, क्योंकि इतने दिन से रजत के साथ रहते हुए उसे आदत हो गई थी हंसमुख और लवली रजत की, लेकिन आज जो रजत उसके सामने था वह रजत कहीं से भी उसका रजत नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था उसके अंदर 2 मिनट में ही किसी और की आत्मा आ गई थी। अब अक्षरा डर की वजह से कांपने लगती है और जब अक्षरा को एहसास होता है तो वह अक्षरा के ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है। रजत अक्षरा के पास आकर कहता है सॉरी अक्षरा, मैं तुम्हें डरना नहीं चाहता था, लेकिन बार बार मुझसे दूर जाने की बात बोलती हो ना तुम, मुझे गुस्सा आ गया था, आइंदा से याद रखना मेरे आगे कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी मुझे छोड़कर जाने की बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आने चाहिए, याद रखना। और वहां से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। वही रजत हैरानी से वॉशरूम के गेट को देख रही थी, आज वह न्यू रजत से ही मिली थी।
अक्षरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बेड से उठकर बालकनी में चली जाती है और वह बालकनी की रनिंग पकड़कर खड़ी हो जाती है और आसमान की तरफ देखकर उसकी आंखों में अपने आप आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान में आज तक उसे इतने प्यार और लाड से रखा था, आज उसका गुस्सा उसके ऊपर देखकर उसकी आंखें न चाहते हुए भी आंसुओं से भी गई थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।